कार्तिक, आज तक तुमने अपने माँ बाप का नाम नहीं बताया। आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? दीपक ने धीरे से पूछा था, लेकिन उसके इस सवाल ने कार्तिक के दिल के पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया। कार्तिक की आंखें अचानक गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, दीपक, मेरे माँ बाप, रिश्तेदार सब मर चुके हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारा अनाथ घर ही हमारा घर है। तू तो सब जानता है, पिछले 10 साल से मेरे साथ में है। मैं उस अनाथ घर के अलावा कहीं नहीं जाता। इतना कहकर कार्तिक चुप हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर दीपक भी कुछ नहीं बोल पाया। दोनों धीरे धीरे अनाथ घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि स्कूल से बच्चे लौटने वाले थे। जैसे ही दोनों अनाथ घर पहुंचे, सारे बच्चे दौड़कर कार्तिक से लिपट गए। कोई उसे भैया कह रहा था तो कोई पापा। कार्तिक हर बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और उनकी बातें सुनता। बच्चों को खाना खिलाने के बाद जब वो वापस घर लौटा तो उसका मन अजीब बेचैनी से भर गया था। दीपक गांव से आया था, इसीलिए हमेशा की तरह कार्तिक के साथ ही रहता था। दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन कार्तिक की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसका बीता हुआ दर्दनाक बचपन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। छोटा सा कार्तिक फूट फूट कर रो रहा था। उसकी माँ कौशल्या अपने कपड़े समेट रही थी और पिता महेश गुस्से में घर के सामान फेंक रहे थे। दोनों के बीच रोज लड़ाइयाँ होती थी। 4 साल का मासूम कार्तिक डर के मारे एक कोने में बैठा रहता था। उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कौशल्या ने महेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया। कार्तिक बार बार अपनी माँ का आंचल पकड़कर रोता रहा, लेकिन कौशल्या का दिल नहीं पसीजा। उसने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, इतना कहकर वो घर छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद कार्तिक की दुनिया उजड़ गई। पिता महेश दिन भर शराब में डूबे रहते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका बच्चा भूखा है या बीमार। छोटा सा कार्तिक कई कई दिनों तक भूखा सो जाता। कभी पड़ोस की कोई औरत उसे बचा हुआ खाना दे देती तो उसका पेट भरता। उसके चाचा चाची उसे नौकरों की तरह रखते। सुबह से रात तक उससे सारे काम करवाते, लेकिन खाने के नाम पर सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। कई बार भूख से तड़पता कार्तिक चुपके से रसोई में जाता तो चाची उसे बेरहमी से मारती। तू हमारे सिर पर बोझ है, ये शब्द उसके कानों में हर रोज जहर की तरह घुलते रहते। मासूम कार्तिक हर रात रोते रोते सो जाता और सोचता कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। उसकी अपनी माँ उसे छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद महेश ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी को कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर समय महेश के कान भरती रहती कि इस बच्चे को कहीं छोड़ाओ। महेश को तो वैसे भी बेटे की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वो कार्तिक को उसके चाचा चाची के पास छोड़कर चला गया। अब कार्तिक की जिंदगी और भी बदतर हो गई थी। जरा सी भी उससे कोई गलती हो जाती तो वो लोग उसे डंडों से मारते। कई बार कार्तिक दर्द से चीखता, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। भूख से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। कार्तिक को तेज बुखार था, लेकिन चाची ने उसे बाहर बरामदे में सुला दिया था। ठंड से कांपते हुए वो पूरी रात रोता रहा। सुबह जब उसने काम करने से मना किया तो चाचा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कार्तिक को बुरी तरह पीटा और फिर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटा सा कार्तिक बारिश में भीगता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। उसके पास ना रहने की कोई जगह थी और ना खाने को कुछ। वो रोते रोते एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आए। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और चेहरे पर अपार दया। उन्होंने कार्तिक के सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो?
कार्तिक उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। बुजुर्ग की आंखें भी भर आईं। वही अनाथ घर के दादाजी थे। उन्होंने प्यार से कहा, आज से तू अकेला नहीं है बेटा, चल मेरे साथ चल। दादाजी कार्तिक को अपने छोटे से अनाथ घर में ले आए। वहाँ पहले से कई बच्चे रहते थे जिनके माँ बाप नहीं थे, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। अनाथ घर बहुत साधारण था, टूटी दीवारें, पुराने बिस्तर और कम खाने का इंतजाम, लेकिन वहाँ प्यार था, अपनापन था। दादाजी अपनी पेंशन से सब बच्चों का पालन करते थे। कई बार खाने में सिर्फ दाल रोटी होती, लेकिन कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता था। कार्तिक पहली बार ऐसी जगह पर आया था जहाँ किसी ने उसे प्यार से खाना खिलाया था। दादाजी उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाते और कहते, बेटा, भगवान ने तुझे यहाँ किसी वजह से भेजा है। धीरे धीरे कार्तिक के दिल का डर कम होने लगा। वो बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से रोता। उसे अपनी माँ की याद आती। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया। दादाजी उसके आंसू पोंछते और कहते, जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे भगवान अपने पास ले आते हैं। यही बातें कार्तिक को जीने की ताकत देती रहीं। समय गुजरता गया और कार्तिक बड़ा होने लगा। अब उसने दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। उसने ठान लिया था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। 16 साल की उम्र में कार्तिक ने काम करना शुरू कर दिया। वो एक फैक्ट्री से सस्ते कपड़े लाकर ठेले पर बेचने लगा। सुबह सुबह वो फैक्ट्री जाता, फिर पूरे दिन गलियों में घूम घूम कर कपड़े बेचता। लोग उसे छोटा समझकर कई बार धोखा भी दे देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फैक्ट्री में जाते जाते उसने वहाँ के काम को ध्यान से सीखना शुरू कर दिया। कपड़े कैसे बनते हैं, मशीनें कैसे चलती हैं, माल कैसे तैयार होता है, वो हर चीज़ बड़े ध्यान से देखता। 2 साल में उसने बहुत कुछ सीख लिया था। अब उसने अनाथ घर के बड़े बच्चों को भी कपड़े सिलना सिखाना शुरू कर दिया। ठेले से जो थोड़ी बहुत कमाई होती वो उसे बचा कर रखता। उसी पैसे से उसने कुछ पुरानी सिलाई मशीनें खरीद ली। धीरे धीरे अनाथ घर के बच्चे भी उसके साथ काम करने लगे। अब सबकी जिंदगी थोड़ा बेहतर होने लगी थी। दादाजी कार्तिक को देखकर गर्व महसूस करते। वो अक्सर कहते, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। कार्तिक बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती रहती थी। वो अपनी जिंदगी का दर्द कभी नहीं भूल पाया था। शायद यही दर्द उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी छोटी सी यूनिट शुरू की। दिन रात मेहनत करके उसने उसे फैक्ट्री में बदल दिया। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। वही कार्तिक जिसे कभी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, आज कई लोगों को रोजगार दे रहा था। जब कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, उसके 3 महीने बाद दीपक काम मांगने आया था। दीपक गांव का सीधा साधा लड़का था। उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। कार्तिक ने उसे अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे दोनों भाई जैसे बन गए। दीपक हमेशा कार्तिक के साथ खड़ा रहता। कार्तिक उसे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मानता था। इसी बीच एक दिन दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। आखिरी समय में दादाजी ने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इन बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। कार्तिक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दादाजी से वादा किया कि वो अनाथ घर को कभी टूटने नहीं देगा। कुछ देर बाद दादाजी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन कार्तिक ऐसे रोया जैसे उसने दूसरी बार अपने पिता को खो दिया हो। दादाजी के जाने के बाद अनाथ घर की सारी जिम्मेदारी कार्तिक ने अपने कंधों पर उठा ली। उसने बच्चों के खाने, पढ़ाई और रहने का पूरा इंतजाम किया। अब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छा खाना खाते थे और खुश रहते थे। कार्तिक रोज सुबह शाम अनाथ घर जाता, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी पढ़ाई पूछता और उन्हें प्यार देता। उसके लिए वही बच्चे उसका परिवार थे, वही उसकी दुनिया थे। कार्तिक, उठ जा भाई, सुबह हो गई है, आज अनाथ घर नहीं जाना क्या? दीपक की आवाज़ सुनकर कार्तिक अपने अतीत से बाहर आया।
उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में आंसू। उसने जल्दी से खुद को संभाला और तैयार होकर अनाथ घर पहुंच गया। जैसे ही बच्चे उसे देखकर दौड़े, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि कार्तिक ने पूरी जिंदगी दूसरों को खुशियां दी है, अब उसे भी अपनी जिंदगी में एक साथी मिलना चाहिए। इसीलिए वो उसके लिए एक अच्छी और सरल लड़की ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद दीपक को एक ऐसी लड़की मिल गई जो बहुत संस्कारी और समझदार थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और कार्तिक की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी दीपक ने कार्तिक का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा की तरह उसके साथ ही रहा। कार्तिक की पत्नी भी अनाथ घर के बच्चों को अपने परिवार की तरह मानती थी। अब अनाथ घर में पहले से ज्यादा खुशियां थी। जिन बच्चों के पास कभी अपना कोई नहीं था, उन्हें एक परिवार मिल चुका था। कार्तिक जब उन बच्चों को हंसते हुए देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती। उसे लगता जैसे दादाजी कहीं ऊपर से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कार्तिक की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून आया था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी पत्नी साक्षी बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। उसने शादी के पहले दिन से ही ये समझ लिया था कि कार्तिक के लिए अनाथ घर ही उसकी असली दुनिया है। इसीलिए उसने कभी कार्तिक को बदलने की कोशिश नहीं की। सुबह उठते ही साक्षी सबसे पहले अनाथ घर जाने की तैयारी करती। कभी बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाती तो कभी उनके कपड़े ठीक करती। बच्चे भी धीरे धीरे उससे घुलने मिलने लगे थे। खासकर छोटी गुड़िया तो हर समय साक्षी के पीछे पीछे घूमती रहती। एक दिन गुड़िया ने मासूमियत से साक्षी से पूछा, उड़कर कभी नहीं जाओगी? ये सुनकर साक्षी की आंखें भर आई। उसने तुरंत गुड़िया को सीने से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दूर खड़ा कार्तिक ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसके बच्चों को सच में माँ जैसा प्यार मिल रहा है। लेकिन उसी खुशी के बीच उसके अंदर का दर्द अब भी जिंदा था। रात को जब सब सो जाते तब वो छत पर जाकर अकेले बैठ जाता और अपने अतीत को याद करके टूट जाता। एक रात साक्षी की नींद खुली तो उसने देखा कि कार्तिक कमरे में नहीं है। वो घबरा कर बाहर आई तो कार्तिक छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। साक्षी धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ कार्तिक, तुम फिर से पुराने दिनों को याद कर रहे हो ना? साक्षी ने प्यार से पूछा। कार्तिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साक्षी, क्या कोई माँ इतनी कठोर हो सकती है कि अपने छोटे से बच्चे को छोड़ दे? मैं आज भी समझ नहीं पाया कि मेरी माँ मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। जब बाकी बच्चे अपनी माँ के साथ खेलते थे तब मैं घंटों छुप कर रोता था। मुझे लगता था शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम में कोई कमी नहीं थी कार्तिक, कमी उन लोगों में थी जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोला था। मैंने बहुत भूख और बहुत अपमान देखा है साक्षी। कई रातें ऐसी थी जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सिर्फ यही सोचता था कि भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते। साक्षी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने कार्तिक को गले लगा लिया। उस रात पहली बार कार्तिक किसी के कंधे पर सिर रखकर रोया था। शायद सालों से उसके अंदर जमा दर्द अब बाहर निकल रहा था। अगले दिन कार्तिक हमेशा की तरह अनाथ घर पहुंचा, लेकिन आज उसका मन थोड़ा भारी था। तभी एक छोटा सा लड़का भागते हुए उसके पास आया। उसका नाम चिंटू था। वो रो रहा था, भैया स्कूल में सब मुझे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं। वो सुबकते हुए बोला। कार्तिक का दिल कांप उठा, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने चिंटू को गोद में उठा लिया और प्यार से बोला, सुन, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तू कभी खुद को कमजोर मत समझना। जिसके पास कोई नहीं होता ना, उसके साथ भगवान खुद होते हैं। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, क्या भगवान हमारे पापा होते हैं? ये सुनकर कार्तिक की आंखें भर आई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, और हम सब एक दूसरे का परिवार हैं। वहां खड़े बाकी बच्चे भी कार्तिक को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से कई बच्चों ने अपने माँ बाप को कभी देखा तक नहीं था, लेकिन कार्तिक ने कभी उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अकेले हैं।
वो हर बच्चे का जन्मदिन मनाता, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाता और रात को खुद उनके साथ बैठकर खाना खाता। बच्चे उसे सिर्फ मालिक नहीं बल्कि अपना पिता मानते थे। यही वजह थी कि कार्तिक अपनी सारी खुशियाँ उन बच्चों में ढूंढता था। कुछ दिनों बाद दीपक गांव गया हुआ था। घर में सिर्फ कार्तिक और साक्षी थे। उसी दौरान एक दिन फैक्ट्री में एक बुजुर्ग महिला काम मांगने आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैनेजर उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तभी कार्तिक वहां पर आ गया। उसने उस औरत को गौर से देखा। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो औरत सिर झुकाए खड़ी थी। कार्तिक ने पूछा, माँ जी, क्या काम कर सकती हैं आप? वो औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा जो काम दे दोगे कर लूंगी, कई दिनों से भूखी हूँ। कार्तिक का दिल पसीज गया। उसने तुरंत उसे खाना खिलाने को कहा और फैक्ट्री में हल्का काम दे दिया। लेकिन जैसे ही वो औरत जाने लगी, उसकी नज़र कार्तिक के हाथ पर पड़े पुराने निशान पर गई। वो अचानक ठिठक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो कांपते हुए बोली, ये निशान तो। लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गई। कार्तिक ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। मगर वो औरत बार बार पीछे मुड़कर कार्तिक को देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और डर साफ दिखाई दे रहा था। शाम को जब कार्तिक घर लौटा तो उसका मन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग औरत को देखकर उसके दिल में इतना दर्द क्यों उठा। रात को खाना खाते समय भी वो चुप रहा। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ? कार्तिक धीरे से बोला, आज फैक्ट्री में एक औरत आई थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना हो। तभी दीपक भी गांव से वापस आ गया। उसने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक कहीं खोया हुआ था। उसी रात वो बुजुर्ग औरत एक छोटे से कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके हाथ में कार्तिक की बचपन की एक पुरानी तस्वीर थी। वो बार बार तस्वीर को सीने से लगा रही थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे, वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। उस रात फिर अपने पुराने दर्द के साथ सो गया। अगली सुबह कार्तिक हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन रात भर की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। साक्षी ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, लेकिन कार्तिक हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। वो जल्दी से तैयार होकर अनाथ घर चला गया। जैसे ही बच्चे उसे देखकर दौड़कर आए, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। छोटे छोटे बच्चे उसके गले लगकर अपनी बातें बताने लगे। कोई अपनी कॉपी दिखा रहा था तो कोई स्कूल में मिले नंबर। कार्तिक हर बच्चे की बात ध्यान से सुनता और उन्हें प्यार करता। तभी उसकी नज़र कोने में बैठे छोटू सोनू पर गई। सोनू चुपचाप बैठा रो रहा था। कार्तिक तुरंत उसके पास गया और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू रोते हुए बोला, भैया कल स्कूल में सबके मम्मी पापा आए थे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। ये सुनते ही कार्तिक का दिल कांप उठा। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी स्कूल में अकेला खड़ा रह जाता था और बाकी बच्चों के माँ बाप उन्हें प्यार से घर ले जाते थे। उसने तुरंत सोनू को गोद में उठा लिया और बोला, पागल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज से जब भी स्कूल में किसी को अपने पापा की ज़रूरत होगी, वहाँ तुम्हारा कार्तिक भैया आएगा। सोनू मासूमियत से मुस्कुराने लगा, लेकिन कार्तिक अंदर से टूट चुका था। उसे हमेशा यही दर्द खाता रहता था कि एक बच्चे के लिए माँ बाप का प्यार कितना ज़रूरी होता है। उसने खुद कभी वो प्यार महसूस नहीं किया। उधर फैक्ट्री में वही बुजुर्ग औरत चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसकी नज़र हर समय कार्तिक को ढूंढती रहती। जब भी कार्तिक उसके सामने आता, उसकी आंखें भर जाती, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। दोपहर के समय कार्तिक फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसने देखा कि वो बुजुर्ग औरत भारी कपड़ों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक तुरंत उसके पास गया और बोला, अरे माँ जी, आप ये सब मत उठाइए, आपकी उम्र नहीं है इतना भारी काम करने की। ये सुनते ही औरत की आंखें छलक उठी। बरसों बाद किसी ने उसे इतने अपनेपन से माँ जी कहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। कार्तिक बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नज़र औरत के कांपते हाथों पर पड़ी। उन हाथों में गरीबी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने मैनेजर से कहा कि उन्हें हल्का काम दिया जाए और खाने का भी पूरा ध्यान रखा जाए। कार्तिक वहाँ से चला गया, लेकिन वो औरत उसे जाते हुए देखती रही।
उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन डर उसे रोक लेता था। जैसे ही कार्तिक दूर गया, वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से छोड़ा था, आज वही मुझे सहारा दे रहा है। शाम को दीपक ने देखा कि कार्तिक फिर से खोया हुआ है। उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है भाई, शादी के बाद भी इतने उदास क्यों रहते हो? लेकिन कार्तिक इस बार मुस्कुरा नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, दीपक, कभी कभी लगता है कि मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। दीपक गंभीर हो गया। वो जानता था कि कार्तिक के दिल में बचपन का दर्द आज भी जिंदा है। उसने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ दर्द देने आते हैं, लेकिन तूने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया, वरना कोई दूसरा होता तो शायद टूट जाता। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। दीपक, मैं आज भी अपनी माँ से नफरत नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, शायद कहीं ना कहीं आज भी उनका इंतजार करता हूँ। दीपक चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी समय साक्षी चाय लेकर आई। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। वो धीरे से बोली, कार्तिक, कुछ रिश्ते हमें जिंदगी भर दर्द देते हैं, लेकिन शायद भगवान उन्हें किसी वजह से वापस हमारी जिंदगी में भेजते हैं। कार्तिक ने हैरानी से साक्षी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके दिल की बेचैनी और बढ़ गई। उधर वो बुजुर्ग औरत रात भर सो नहीं पाई। उसका नाम कौशल्या था, वही कौशल्या जिसने सालों पहले अपने छोटे से बेटे कार्तिक को छोड़ दिया था। तलाक के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसे लगा था कि नई जिंदगी में उसे सुख मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ भी खेल खेला। दूसरा पति लालची और क्रूर निकला। उसने कौशल्या के सारे गहने और पैसे हड़प लिए। सालों तक उसे प्रताड़ित करता रहा। जब कौशल्या बूढ़ी हो गई तो उसने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास ना रहने की जगह थी और ना कोई अपना। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के बाद वो काम मांगते हुए उसी फैक्ट्री तक पहुंच गई थी, जहां उसका बेटा मालिक बनकर खड़ा था। पहले दिन जैसे ही उसने कार्तिक के हाथ का पुराना निशान देखा तो उसकी दुनिया हिल गई। वो निशान बचपन में गर्म पानी गिरने से पड़ा था। कौशल्या अपने बेटे को कैसे भूल सकती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर कार्तिक को सच्चाई पता चली तो वो उससे नफरत करेगा। यही सोचकर वो हर पल अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन फैक्ट्री में काम करते समय अचानक कौशल्या की तबीयत बिगड़ गई। वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। सारे मजदूर घबरा गए। जैसे ही खबर कार्तिक तक पहुंची, वो दौड़कर वहां पर आया। उसने तुरंत कौशल्या को संभाला और अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गया। रास्ते भर कौशल्या बस कार्तिक को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और भूख की वजह से उनकी हालत खराब हुई है। कार्तिक बहुत परेशान हो गया। उसने डॉक्टर से कहा, इनका अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद कार्तिक वहीं कुर्सी पर बैठ गया। तभी अचानक कौशल्या ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। कार्तिक चौंक गया। कौशल्या रोते हुए बोली, बेटा, क्या तू मुझे कभी माफ कर पाएगा? कार्तिक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एक अनजान औरत उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौशल्या की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार कुछ कहना चाहती, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते। तभी बाहर से दीपक और साक्षी भी अस्पताल पहुंच गए। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। कार्तिक बेचैन होकर कौशल्या को देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा था। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कार्तिक लगातार उस बुजुर्ग औरत को देख रहा था, जिसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। साक्षी और दीपक भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। कौशल्या कांपते हुए हाथों से बार बार कार्तिक का चेहरा छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार डर कर हाथ पीछे खींच लेती। आखिर हिम्मत जुटाकर वो रोते हुए बोली, बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही जैसे कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो बस कौशल्या को देखता रह गया। नहीं, ये झूठ है, उसके मुंह से धीरे से निकला। लेकिन कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ कौशल्या हूँ, वही जिसने तुम्हें छोड़ दिया था।
कार्तिक के कानों में जैसे हजारों आवाजें गूंजने लगी। उसका पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने घूम गया। माँ का उसे छोड़कर जाना, भूख से तड़पना, चाचा चाची की मार, मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ छोटा कार्तिक, सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। दीपक तुरंत उसके पास आया, लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सालों का दबा हुआ गुस्सा भी था। अब क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? कार्तिक चीख पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी भी कांप गई। जब मैं 4 साल का था तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जब मैं भूख से रोता था तब कहाँ थी तुम? जब मुझे घर से धक्के मार कर निकाला गया तब क्यों नहीं आई मुझे बचाने? कार्तिक का हर शब्द कौशल्या के दिल को चीर रहा था। वो सिर झुकाकर रोती रही, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन कार्तिक का दर्द अब फूट चुका था। गलती? वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुम्हारी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे हर रात रोते हुए सोना पड़ता था। मैं दूसरों की माँ को देखकर तरसता था। मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहते कहते कार्तिक की आवाज़ भर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आज जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, तब तुम्हें अपना बेटा याद आ गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी। कौशल्या के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा गलत नहीं है। कुछ देर बाद कार्तिक गुस्से में अस्पताल से बाहर निकल गया। साक्षी उसके पीछे भागी, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दीपक धीरे से उसके पास गया और बोला, भाई खुद को संभाल। लेकिन कार्तिक टूट चुका था। दीपक, मैं आखिर इतना बुरा बेटा क्यों था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? उसकी आवाज़ सुनकर दीपक की भी आंखें भर आई। उसने कार्तिक को गले लगा लिया। तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है भाई, गलती तेरी नहीं थी। उधर अस्पताल में कौशल्या लगातार रो रही थी। साक्षी उसके पास बैठी थी। कौशल्या कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं मरने से पहले बस एक बार उससे माँ सुनना चाहती हूँ। साक्षी की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी माँ को अपने किए पर इतना टूटते हुए देखा था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि कार्तिक के दिल में बचपन का दर्द कितना गहरा है। उस रात कार्तिक घर नहीं लौटा। वो सीधे अनाथ घर चला गया। सारे बच्चे सो चुके थे। वो चुपचाप जाकर दादाजी की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दादाजी, आपने हमेशा कहा था कि माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन अगर भगवान ही अपने बच्चे को छोड़ दे तो बच्चा कहाँ जाए? वो तस्वीर के सामने बैठकर रोता रहा। तभी पीछे से छोटी गुड़िया की आवाज़ आई, भैया आप रो क्यों रहे हो? कार्तिक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। गुड़िया उसके पास आकर बैठ गई और बोली, दादाजी कहते थे ना कि जो लोग रोते हैं उन्हें भगवान और ज़्यादा प्यार करते हैं। मासूम बच्ची की बात सुनकर कार्तिक की आंखें भर आई। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिन बच्चों के लिए वो जी रहा है वही उसकी असली ताकत है। लेकिन उसके दिल का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपनी माँ से नफरत भी हो रही थी और उनके लिए दर्द भी महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए, क्योंकि चाहे कितनी भी नफरत हो जाए, माँ का रिश्ता दिल से कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह दीपक ने कार्तिक को समझाने की कोशिश की, भाई मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन एक बात सोच, अगर तू भी अपनी माँ को ठुकरा देगा तो उनमें और तुझमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कार्तिक चुप रहा। दीपक की बात उसके दिल को छू गई। तभी साक्षी भी वहाँ पर आ गई। उसने धीरे से कहा, कार्तिक, जिन बच्चों को तुमने सहारा दिया है ना, क्योंकि तुम दर्द समझते हो, अगर तुम्हारे दिल में इतनी नफरत होती तो तुम कभी इतने बड़े इंसान नहीं बन पाते। कार्तिक, जिन बच्चों को तुमने सहारा दिया है ना, क्योंकि तुम दर्द समझते हो, अगर तुम्हारे दिल में इतनी नफरत होती तो तुम कभी बड़े इंसान नहीं बन पाते। कार्तिक की आंखें नम हो गई। वो बिना कुछ बोले अस्पताल की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कौशल्या अकेले बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कार्तिक को देखा, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठी।
लेकिन वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। कार्तिक धीरे धीरे उनके पास गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कार्तिक ने कांपती आवाज में कहा, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने मुझे बहुत दर्द दिया है। लेकिन शायद अगर दादाजी होते तो वो मुझे आपको माफ करना सिखाते। ये सुनते ही कौशल्या फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। सालों बाद पहली बार माँ और बेटे के बीच का वो टूटा रिश्ता जुड़ने लगा था। अस्पताल के कमरे में उस दिन जो हुआ, उसने कार्तिक के अंदर सालों से जमे दर्द को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया था। कौशल्या लगातार रोए जा रही थी और कार्तिक चुपचाप उनके पास बैठा था। उसके दिल में अब भी दर्द था, शिकायतें थी, लेकिन पहली बार उसके अंदर अपनी माँ के लिए नफरत से ज़्यादा दया महसूस हो रही थी। उसने देखा कि कभी उसे छोड़कर जाने वाली उसकी माँ आज कितनी अकेली और टूटी हुई थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। साक्षी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक का सबसे बड़ा घाव अब भरने लगा है। कुछ देर बाद कार्तिक ने धीरे से कहा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी। ये सुनते ही कौशल्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन में छोड़ दिया था, वही आज उन्हें सहारा दे रहा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मैं इस लायक नहीं हूँ बेटा। लेकिन कार्तिक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मुझे नहीं पता मैं आपको पूरी तरह माफ़ कर पाया हूँ या नहीं, लेकिन मैं आपको फिर अकेला नहीं छोड़ सकता। इतने सालों में पहली बार कार्तिक ने अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस किया। कुछ दिनों बाद कौशल्या अस्पताल से ठीक होकर घर आ गई। शुरुआत में वो बहुत सहमी सहमी रहती थी। उन्हें हर पल यही डर लगा रहता कि कहीं कार्तिक फिर से उनसे दूर न हो जाए। लेकिन साक्षी ने उन्हें कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। वो उन्हें माँ कहकर बुलाती, उनके लिए खाना बनाती और उनका पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबसे ज़्यादा खुशी अनाथ घर के बच्चों को हुई। बच्चों को पहली बार ऐसा लगा जैसे उन्हें सच में दादी मिल गई हो। छोटी गुड़िया हर समय कौशल्या के पास बैठी रहती, कभी उनसे कहानियाँ सुनती तो कभी उनके बालों में तेल लगाती। कौशल्या जब उन बच्चों को देखती तो उनकी आंखें भर आती। उन्हें एहसास होता कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन में माँ का प्यार नहीं दिया, वही आज सैकड़ों बच्चों का सहारा बना हुआ है। एक दिन उन्होंने कार्तिक से रोते हुए कहा, बेटा, अगर उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर ना जाती तो शायद आज तुम इतने बड़े इंसान ना बन पाते। लेकिन मैं जिंदगी भर इस बात का दर्द लेकर जीऊंगी कि मैंने अपने ही बच्चे को अनाथ बना दिया। कार्तिक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते माँ, लेकिन अब जो समय बचा है उसे हम अच्छे से जी सकते हैं। ये सुनते ही कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद उन्हें अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुना था। धीरे धीरे कार्तिक की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। अब वो पहले की तरह अकेला और टूटा हुआ महसूस नहीं करता था। सुबह जब वो अनाथ घर जाता तो कौशल्या भी उसके साथ जाती। वो बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती। जिन बच्चों को कभी माँ का प्यार नहीं मिला था, वे कौशल्या से लिपट कर बैठ जाती। एक दिन छोटा सोनू कौशल्या से बोला, दादी, अब आप हमें छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही कौशल्या फूट पड़ी। उन्होंने सोनू को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूर खड़ा कार्तिक ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी ज़िंदगी में सारे दर्द यूं ही नहीं दिए थे। शायद उसे इसीलिए तकलीफ़ें मिली ताकि वो दूसरों का दर्द समझ सके। दादाजी की बातें उसे याद आने लगी। जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे भगवान अपने काम के लिए चुनते हैं। आज कार्तिक सच में वही काम कर रहा था। उसने अपना पूरा जीवन उन बच्चों के नाम कर दिया था जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। कुछ महीनों बाद अनाथ घर में एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा गया। किसी ने मंच पर खड़े होकर जब कार्तिक से उसकी सफलता का राज पूछा तो उसकी आंखें भर आई। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, जिस अनाथ घर ने मुझे जीना सिखाया, दादाजी ने मुझे इंसानियत सिखाई और इन बच्चों ने मुझे पिता बनने का एहसास दिया। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर रोने वाला छोटा सा बच्चा आज सैकड़ों बेसहारा बच्चों का सहारा बन चुका था। आखिरकार उसे अपना परिवार मिल गया था। दीपक उसके पास आकर बोला, देख भाई, आखिर तेरी जिंदगी में खुशियां आ ही गईं।
कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ दीपक, शायद भगवान देर से देता है लेकिन देता जरूर है। सामने खेलते बच्चों की हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी और उसी हंसी के साथ कार्तिक की जिंदगी के सारे पुराने घाव धीरे धीरे भर चुके थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।